पाकिस्तान का मिसाइल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के हवाले से एक नया फैसला। पाकिस्तान एक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाने जा रहा है जो कि पाकिस्तान की मिसाइल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को मैनेज करेगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस नई फोर्स का क्या मतलब है और इसकी क्या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं और इसको किस खतरे के पेश नज़र डेवलप किया जा रहा है। आइए जानते हैं। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, इस नई डोमेन का ऐलान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने किया मार्का हक की तकरीब के दौरान, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया और जनरल आसिम मुनीर को कौम का बेटा करार दिया कि इनकी लीडरशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। इस नई मिलिट्री कमांड के क़याम का फैसला भारत के साथ रीसेंट झड़प के बाद किया गया है, जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान के कन्वेंशनल मिसाइल्स को ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जिसमें बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स शामिल हैं। मिसाइल्स जो दुश्मन के दूर दराज ठिकानों पर भी डीप स्ट्राइक्स कर सकेंगे, स्ट्राइकिंग द एनिमी बियॉन्ड फ्रंट लाइंस। और इसके साथ ही इस नई कमांड की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको बेहतर किया जा सके, यानी पाकिस्तान की जो मिसाइल्स की रेंज है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि मिसाइल डोमेन में पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल राइवल है भारत, उस पर एक क्लियर सुपीरियॉरिटी हासिल की जाए। अभी हम देखेंगे दोनों ममालिक के मिसाइल आर्सनल, किसके पास कितने मिसाइल्स हैं और उनकी कितनी रेंज है। ये कमांड मेक श्योर करेगी कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी हो कि भारत को किसी भी वक्त किसी साइड से भी निशाना बनाया जा सकता है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस किए बगैर, जो कि पाकिस्तान की कन्वेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटी में इजाफा करेगा। यानी आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को ट्रिगर किए बगैर दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हो और कन्वेंशनल स्पेस पे उस पर सुपीरियॉरिटी हासिल करते हो। तो पाकिस्तान इस मिसाइल फोर्स के जरिए ये अचीव करना चाहता है। पाकिस्तान आर्मी की ये जो रॉकेट फोर्स बनाई जाएगी, ये पाक आर्मी के स्पेशल यूनिट के तौर पर डिप्लॉय की जाएगी, जिसके पास पाकिस्तान के कन्वेंशनल मिसाइल्स और रॉकेट सिस्टम्स की कमांड होगी और वो उसको पूरी तरह से मैनेज करेगी। इसको एक इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर के तौर पर चलाया जाएगा ताकि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में सारे जो एसओपीज हैं वो रेडी रहें और डिफरेंट जो इदारे होते हैं उनको एक दूसरे की अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े। एक इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद हो जो खुद फैसले करे मुश्किल टाइम्स में। यानी इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि पहले किसी भी जंग की सिचुएशन में पाकिस्तान के मिसाइल्स को कब और किस तरह चलाना है उसके हवाले से अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी डिफरेंट कमांड से, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो सकती है, पाकिस्तान आर्मी भी हो सकती है, इसके अलावा आपका पूरा जो न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर है, इन सब इदारों के पास पाकिस्तान के मिसाइल्स का कंट्रोल स्कैटर्ड था। अब एक कमांड के अंदर वो कर दिया गया, यानी एक कमांडर होगा जो इस पूरी सिचुएशन को देखेगा, इस पूरे टैक्टिकल सेट को देखेगा और आर्मी की रॉकेट फोर्स कमांड का कमांडर ही मुश्किल वक्त में डिसीजन लेगा ताकि क्विक डिसीजन मेकिंग हो। इसके अलावा कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी देखी गई हैं पाक भारत जंग में। पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा और ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान ने इस शॉर्ट कमिंग को पाक भारत जंग में फील किया है और फौरन इसको रेक्टिफाई किया है। यानी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान जो चैलेंजेस फेस किए होंगे पाकिस्तान ने, उनसे सबक सीखा है और एक नई कमांड बनाई है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मिसाइल एंड रॉकेट मैनेजमेंट होगा। यानी इन मिसाइल्स को कहां पर डिप्लॉय करना है, कब इनका इस्तेमाल करना है, कितनी रेंज का मिसाइल फायर करना है और पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज हैं उनको किस तरह इंप्रूव करना है, पाकिस्तान के बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को किस तरह मजीद एडवांस बनाना है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए। पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स और इनकी कैपेबिलिटी इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिसमें फतह के बाद नसर है, अब्दाली, गजनवी, शाहीन 1, शाहीन 2, गौरी, अबाबील और शाहीन 3 मिसाइल शामिल है, जो कि पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है, जिसकी ऑफिशियल अभी जो रेंज है वो तकरीबन 2750 किलोमीटर तक है। जबकि अगर इंडियन मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो वो ऑफिशियली ICBMs को डेवलप कर चुके हैं और 5000 किलोमीटर्स की रेंज को एक्वायर कर चुके हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और MIRV टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा मिसाइल जो कि मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। एक मिसाइल एक जगह से लॉन्च किया जाता है लेकिन वो बैक वक्त डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट कर सकता है।
पाकिस्तान ने भी इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल्स की जो ऑफिशियल रेंज है वो भारत के मिसाइल से कम है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भी अपने ICBMs पर तेज़ी से काम कर रहा है और अपनी मिसाइल रेंज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शाहीन 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोजेक्टाइल काफ़ी लंबा होता है और वो बहुत ऊंचाई पर जाकर टारगेट करता है अपने निशाने को, जबकि क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है लेकिन इनका पाथ रिलेटिवली फ्लैट होता है। और भारत ने पाकिस्तानी एयर बेसिस पर जो मिसाइल सिस्टम्स दागे थे वो ब्रह्मोस मिसाइल्स थे जो कि क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और अगर इनको मल्टीपल लोकेशन से दागा जाए तो दुनिया का बड़े से बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और भी समझने वाली है, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ एक कॉन्फ्रेंस में थे, वहां पर उन्होंने भारत को समझाया था कि इस बार तो जंग हो गई और उन्होंने कहा कि जंग का थ्रेशहोल्ड बहुत कम हो चुका है। इस बार हमने शहरों के अंदर मिसाइल गिरते देखे हैं और नेक्स्ट बार भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के मेन सिटीज़ में पैनिक क्रिएट की है, इस्लामाबाद और लाहौर में, और किस तरह मॉडर्न वॉरफेयर में आपके अर्बन सेंटर्स भी वनरेबल हैं। और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की डेप्थ चूँकि बहुत ज़्यादा है, भारत के मेन सिटीज़ को टारगेट करना ज़रा मुश्किल है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वो तो भारत की रीच में हैं, पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, लेकिन भारत के बहुत से बड़े शहरों की बात करें तो वो बहुत दूर हैं पाकिस्तान से। तो यहाँ पर अगर भारत है वो क्रिएट करता है पाकिस्तान के मेनलैंड सिटीज़ पर, तो पाकिस्तान के पास भी एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूर दराज भारत के साउथ या ईस्टर्न इलाकों में एक पैनिक क्रिएट कर सके, जिसमें उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, भारत की सदर्न स्टेट्स हैं और कुछ सेंट्रल इलाके, लखनऊ, दिल्ली, बिहार के इलाके, बंगाल, छत्तीसगढ़, फिर साउथ इंडिया, बेंगलोर, ये सारे पाकिस्तान से बहुत दूर हैं और इनको टारगेट करना पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। अब जैसे पाक भारत इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर तो पाकिस्तान ने काफ़ी तंग किया है इस बार, LOC के ऊपर भी। पाकिस्तान ये ज़रूरी समझता है कि एज अ कन्वेंशनल राइवल भारत के सारे मेन सिटीज़ हमारी रीच में होने चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के सिटीज़ भारत की रीच में हैं। तो उसके लिए आपको अपनी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड को ट्रिगर किए बगैर। और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि पूरा भारत पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम की रेंज में है और पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है वो काफ़ी लोगों को खड़कता है। पिछले दिनों बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा था कि पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और एक दिन वो US को भी टारगेट कर सकते हैं। और हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि उनका मतलब क्या था, कि वो इजराइल को टारगेट कर सकते हैं। बेसिकली अमेरिका को बहुत ज़्यादा फिक्र है इजराइल की इस पूरे रीजन में और वो ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई कंट्री जिससे उनका ज़रा सा भी इख्तलाफ है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हों। तो पाकिस्तान तो इन दोनों डोमेन्स में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जो कि वेस्टर्न एनालिस्ट को और वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को अक्सर चुभती रहती है। और इजराइल की भी बड़ी नज़रें हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। अभी तो उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है पाकिस्तान से। इंडिया कोशिश करता है कि इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट में आए और हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान को मज़ा चिखाए, लेकिन इजराइल अभी पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना चाहता डायरेक्टली। उसको पता है पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर का। इजराइल ये समझता है कि हम ऑलरेडी बहुत से मसाइल में घिरे हुए हैं। इधर से ईरान है, ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो उनको तंग करता है, हुसीज मिसाइल मारते हैं। ईरान ने जिस तरह मिसाइल दागे हैं इजराइल के मेन सिटीज़ पर, तो वो एक नया महाज नहीं खोलना चाहता। लेकिन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और इजरायलीज जो थिंकर्स हैं वो हमेशा अंदर खाते पाकिस्तान के खिलाफ ये लॉबिंग करते रहते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म होना चाहिए। और इस हवाले से हमने पिछले दिनों देखा है पाबंदियां भी लगी हैं पाकिस्तान पर। लेकिन फ़िलहाल आजकल डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चल रहे हैं, तो पाकिस्तान के सिपा सलार आजकल भारत को अमेरिकन सॉइल पर खड़े होकर धमकियां भी दे देते हैं। और पाकिस्तान ने एक इंडिया सेंट्रिक मिसाइल फोर्स बनाने का भी ऐलान कर लिया है, जो कि पाकिस्तान के डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। और पिछले दिनों आर्मी चीफ ने अमेरिका में खड़े होकर यह भी कहा था कि भारत जब हमारे दरियाओं पर डैम्स बना लेगा हम 10 मिसाइल मारकर उनको तबाह कर देंगे।
हमारे पास मिसाइल्स की कमी नहीं है और मिसाइल वॉरफेयर की बात करें तो आजकल इसकी इंपॉर्टेंस में इजाफा होता चला जा रहा है। इजराइल और ईरान की जंग की भी बात करें तो उसमें भी मिसाइल्स ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया और आजकल की जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें कम्युनिकेशन वॉरफेयर, मिसाइल वॉरफेयर और ड्रोन वॉरफेयर की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कन्वेंशनल आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री और कैवलरी की अहमियत थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि ये सारे बहुत कन्वेंशनल तरीके हैं जंग के, जो कि आज से 50-60 साल पहले जिनकी अहमियत थी कि आपके फौजी कितने तगड़े हैं, आपके पास टैंक कितने पावरफुल हैं। अब आ गया है ड्रोन्स और मिसाइल का ज़माना और इस डोमेन में अब बहुत से ममालिक काम कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन जंग की भी बात करें तो वहाँ भी मिसाइल्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। आप याद करें, इजराइल हेल बेंट था कि हमने तो ईरान को तबाह बर्बाद करना है, लेकिन जब उसने बड़े बड़े मिसाइल्स खाए ईरान से, उनके अर्बन सेंटर्स तबाह हुए, तब ही वो सीज फायर करने पर मजबूर हुए। नहीं तो इजराइल जिस तरह का बदमाश कंट्री है और जिस तरह अमेरिका की बैकिंग है और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो कहाँ रुकने वाला था। उसको ईरान के मिसाइल्स ने रोका है और इसी तरह रशिया यूक्रेन जंग में बहुत सा फ़ायदा रशिया को हुआ है मिसाइल्स इस्तेमाल करके। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है और अर्बन सेंटर्स को तबाह किया है और अपनी फौकियत जमाई है। मिसाइल मार के वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया है अपनी फ़ौज के ज़रिए और इवन अमेरिका को अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नष्ट करने पड़े यूक्रेन के अंदर, जिन्होंने बहुत से मौक़ों पर रूस को भी निशाना बनाया और रूस का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और यहाँ पर फिर आपके डिफेंसिव सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, वो भी आ जाते हैं अकाउंट में और उनकी अहमियत बढ़ जाती है कि वो कितने पावरफुल हैं और कितने पावरफुल मिसाइल्स को कितनी क्वांटिटी में रोक सकते हैं। इसके लिए फिर आपको एयर डिफेंस सिस्टम्स की लेयर्स बनानी पड़ती हैं, जो कि इजराइल ने बहुत मजबूत बनाई हुई है। अमेरिका उनकी मदद करता है। भारत की भी मल्टीपल लेयर्स हैं, जिसमें भारत के कुछ इंडिजिनस सिस्टम्स हैं और फिर S-400 है। अमेरिका भी उनकी मदद करता है और पाकिस्तान ज़्यादा मदद चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम से ले रहा है, HQ-9 और अब HQ-19 की तरफ देखा जा रहा है। इसके अलावा यही मिसाइल्स आपके फाइटर जेट्स में भी नस्ब होते हैं और उनकी पावर और स्पीड डिफाइन करती है कि दुश्मन को कितना नुकसान होगा। और PL-15 मिसाइल्स की बात करें जो J-10C में नस्ब थे, उन्होंने भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। डेडिकेटेड मिसाइल रॉकेट फोर्स कमांड की बात करें तो ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं कर रहा है, इससे पहले चाइना ने भी इस पर काम किया हुआ है और PLA की भी एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स है। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बहुत डेडिकेटेड होकर काम कर रहा है और इसी तरह रूस और नॉर्थ कोरिया भी मिसाइल्स के हवाले से बहुत सीरियस हैं और उन्होंने भी इस पर स्पेशल तवज्जो दी हुई है और पाकिस्तान भी अब ये करने जा रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होती है और इसका एक मतलब ये भी है कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट में मज़ीद इजाफा होगा। अभी रिसेंटली भी हमने बजट में देखा कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो 20% के करीब पहुंच चुका है और मेरा हमेशा से यही स्टैंस होता है कि अगर आपने डिफेंस बजट को इंक्रीज़ करना है, उसके लिए आपको इकॉनमी का साइज़ भी बड़ा करना होता है। जब आपकी इकॉनमी चलेगी, आपके बिजनेस चलेंगे, आपका ओवरऑल साइज़ इंप्रूव होगा और इसी तरह आप डिफेंस के लिए भी ज़्यादा रकम रख सकते हो। भारत की बात करें तो इनका डिफेंस बजट $80 बिलियन के करीब है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 10-11 बिलियन डॉलर के करीब है और डेफिनेटली भारत के मुकाबले में उसको ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन उसी तरह हमारी इकॉनमी का साइज़ भी फिर देखें, हमारी $400 बिलियन की इकॉनमी है और भारत की $3 ट्रिलियन से बड़ी इकॉनमी है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की इस मिसाइल फोर्स के बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है और जो फोर्स पोस्चर है वो भी चेंज हो सकता है, यानी पूरी मिलिट्री का स्ट्रक्चर तब्दील हो सकता है। डेफिनेटली अगर आप एक चीज़ पर फोकियत ज़्यादा करोगे तो एक चीज़ पर फिर आप कम भी करोगे, लेकिन इस हवाले से अभी मज़ीद डिटेल्स नहीं आई। अभी एक्सपर्ट एनालिसिस ही हमारे सामने आ रहा है। यानी एक जंग के बाद जब आपको एक नया लेसन मिला है कि आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की ज़रूरत है, तो फिर उससे रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों को हायर किया जाएगा और मिलिट्री में भी वो डोमेन अब ज़्यादा फ्लरिश करेगी। तो इस तरह आपका जो ओवरऑल पोस्चर है मिलिट्री का वो तब्दील हो सकता है जब आप इतनी बड़ी डोमेन में इतनी स्पेसिफिक एफर्ट करोगे। पाकिस्तान और इंडिया की वॉरफेयर की बात करें तो ये जो मिसाइल सिस्टम्स हैं ये ओवरऑल आपकी मिलिट्री और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को समझने में भी मदद देते हैं।
जैसे पाकिस्तान की बात करें तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भारत का जो है उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक फिलॉसफी रखी हुई है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नसर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक्सट्रीम सूरत में, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसका जवाब पाकिस्तान ने कन्वेंशनल तरीके से भी रखा हुआ है और नॉन कन्वेंशनल तरीके से भी। वो पूरा हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस सिचुएशन में पाकिस्तान किस तरह एक्ट करेगा। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो भी यही कहता है कि पाकिस्तान कभी भी जल्दी नहीं करेगा न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल करने में, अनलेस के भारत की तरफ से कोई बहुत बड़ा खतरा ना हो। और पाकिस्तान नॉन न्यूक्लियर नेशंस के खिलाफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत चलता है, लेकिन भारत के केस में नहीं। भारत के केस में पाकिस्तान ने क्लियरली पूरी दुनिया को बताया हुआ है कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक्सट्रीम सूरत में, और अगर हम पर जारियत मुसल्लत की गई तो हम बहुत बड़ा रिस्पांस देंगे, मैसिव मिलिट्री रिस्पांस दिया जाएगा, जिसमें ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी है। तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ये चीज़ शामिल है कि भारत के केस में हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, यानी हम पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का इरादा रखता है अपनी फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस पॉलिसी के तहत, जिसमें पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस के मुताबिक हम रेंज ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को मेंटेन करने की सलाहियत रखते हैं, फ्रॉम स्ट्रेटेजिक टू टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें फुल स्केल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और टैक्टिकल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को आप लो स्केल वॉर में इस्तेमाल कर सकते हो। पिछले साल हमने देखा था कि रूस ने भी टैक्टिकल ड्रिल्स का आगाज किया था यूरोप को जवाब देने के लिए, और रूस ने तो इस किस्म के न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स बना लिए हैं जो कि हैंड टू हैंड बैटल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी उन्होंने बना लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल्स के जरिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, जिसमें हतफ और नसर मिसाइल्स पाकिस्तान ने इसी मकसद के लिए बनाए हैं, और इनके बारहा तजर्बे भी कर चुका है पाकिस्तान की सीधी सादी स्ट्रेटजी ये है कि अगर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को एक्टिव किया जाता है और अगर हमारी कैपेबिलिटीज को डेंट किया जाता है तो हम कन्वेंशनल न्यूक्लियर इवेंट में जाने के बजाय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे पास फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, यानी हम ये एबिलिटी रखते हैं कि एक कंट्रोल्ड अंदाज में न्यूक्लियर अटैक किया जाए भारत पर। और बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की नसर और हतफ को इस्तेमाल करने की, इसमें पाकिस्तान अपने ही इलाकों को भी निशाना बना सकता है जहां पर भारतीय फोर्सेस बैठी होंगी। अगर उन्होंने कब्जा किया होगा या वो वहां पर मौजूद होंगी या भाग रही होंगी तो उनको टारगेट करने के लिए ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग, पाकिस्तान ने इस हवाले से एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग भी मुतारिफ करवाया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान अपनी तीनों मिलिट्री सर्विसेज के दरमियान कोऑर्डिनेशन को मजबूत करेगा और पाक आर्मी की मोबिलाइजेशन के टाइम को रिड्यूस किया जाएगा कि वो भारत के उन ऑफेंसिव ग्रुप्स के साथ लड़ने के लिए टाइम पर पहुंच जाएं, और शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है। शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम, जिसके हवाले से भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने ये लॉन्च किया था हमारी तरफ, ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, और ये भी मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी एक बहुत पावरफुल मिसाइल सिस्टम है। और भारत ने इसको क्यों निशाना बनाया है? इसके ज़रिए भारत ने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश की है। एक तो भारत दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो कि हमने पाकिस्तान का इतना डेंजरस मिसाइल सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया है और हमारे S-400 ने काम कर दिखाया है। इसके अलावा भी भारतीय आर्मी आजकल ये काफ़ी प्रोपेगेंडा फैला रही है कि पाकिस्तान ने मज़ीद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दागे थे हमारे मेन सिटीज़ पर, हरियाणा पर, दिल्ली पर, जम्मू पर, जिनको हमने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया है, और इसके ज़रिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस का एक नया महाज बनाना चाहते हैं कि देखो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबल शाहीन मिसाइल हमारी तरफ दागा है। और इसलिए राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि क्या पाकिस्तान जैसी रियासत के पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए। भारत के इन फेक क्लेम्स के पीछे ये डेंजरस ऑब्जेक्टिव्स हैं। जाहिर बात है पाकिस्तान ने अभी न्यूक्लियर अटैक तो नहीं किया भारत पर, लेकिन भारत ने एक बहुत ही डेंजरस प्रोपेगेंडा फैलाया है और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है और पाकिस्तान को एक रेकलेस
इररिस्पॉन्सिबल और डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर दिखाने की कोशिश की है पूरी दुनिया में। और जब भारत ने महसूस किया कि ये एक बहुत ही भोंडा प्रोपेगेंडा है तो हर जगह से वो स्टोरीज डिलीट होना शुरू हो गई। पाकिस्तान के मिसाइल्स की अभी तक की जो ऑफिशियल रेंज है वो 3000 किलोमीटर से ज़ायद नहीं है, वो 2800 किलोमीटर के करीब है और इजराइल का डिस्टेंस भी तकरीबन इतना ही बनता है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुशर्रफ साहब ने अमेरिकन को यकीन दिलाया था कि ये मिसाइल्स इजराइल के लिए नहीं हैं, ये सिर्फ इंडिया सेंट्रिक हैं। पाकिस्तान और सेंटकॉम के कोऑपरेशन की बात करें तो वो भी बहुत मजबूत है और पाकिस्तान इस हद तक जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे लेकर जा चुका है और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि हमने अमेरिकन से बनाकर रखी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग सकती थी पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को वो एक पराया स्टेट भी डिक्लेयर कर सकते थे। ये सारी दुनिया जानती है कि 80s में जब सोवियत यूनियन को पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर मार रहे थे तो उसी वक्त पाकिस्तान खुफिया तौर पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था और अमेरिका ने नज़रें चुराई रखी और जैसे ही वो जंग ख़त्म हुई, जनरल ज़िया का तैयारा तबाह हो गया, अमेरिका ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए और वो दौर था 90s का जब हमारे अमेरिका से जो ताल्लुकात थे वो ख़राब होना शुरू हुए। और फिर 9/11 के बाद एक रीन्यूड कोलैबोरेशन हुआ जब अमेरिका को एक बार फिर आपकी ज़रूरत पड़ गई, लेकिन तब तक हम अपने न्यूक्लियर हथियार बना चुके थे और दोबारा एक डेंजरस प्रेशर आया अमेरिका की तरफ से 2010-11 में जब पाकिस्तान में जरदारी की हुकूमत थी और कियानी आर्मी चीफ थे। उस वक्त पूरा अमेरिकन मीडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के पीछे पड़ा हुआ था और उस वक्त हमारे मुल्क में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी और उनका नैरेटिव ये था कि दहशतगर्द किसी भी वक्त आकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। और उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से इस पूरी सिचुएशन को मैनेज किया और एक बड़े क्राइसिस को अवॉइड किया है। अब तो बहुत अच्छे हालात हैं अमेरिका से, अब तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर पाबंदियां लगाना शुरू की हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और ट्रम्प के दौर में भी एक ये एपिसोड आ चुकी है पाबंदियों की। और इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान और भारत की एक झड़प हुई है जिसमें पाकिस्तान ने मिसाइल शॉर्टकमिंग्स को देखते हुए एक नई फोर्स ही डेडिकेट कर दी है, एक नई कमांड बना दी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस तरह इसको लेकर चलता है और अमेरिका किस तरह नज़र रखता है पाकिस्तान की इस एक्टिविटी पर जो टोटली इंडिया सेंट्रिक है, क्योंकि भारत के मिसाइल्स की रेंज ऑफिशियली इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। भारत तेज़ी से ICBMs पर भी काम कर रहा है और मल्टीपल वॉरहेड्स मिसाइल पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान भी इन सारी डोमेन्स पर पैरेलल काम कर रहा है। ये एक मिसाइल रेस है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है और फ्यूचर में ये बहुत सी जंगों को डिफाइन करेगी। और भारत को ट्रोल करने के लिए हमने अपने मिसाइल्स के नाम भी वो रखे हुए हैं उन हमलावरों के नाम पर जिन्होंने हिस्टोरिकली हिंदुस्तान पर चढ़ाई की हुई है। बाबर, गजनवी, गौरी, अब्दाली, शाहीन। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आर्मी की ये नई रॉकेट फोर्स कमांड फ्यूचर में भारत के खिलाफ एक इफेक्टिव टूल का किरदार अदा कर सकेगी? क्या इसको अमेरिका और भारत की तरफ से कंबाइंड चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है सैंक्शंस वगैरह की सूरत में कि भारत लॉबिंग करे और अमेरिका पाबंदियां लगाए, या पाकिस्तान सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट करेगा और अमेरिकन को भी बता देगा कि हमारी ये फोर्स इंडिया सेंट्रिक है? आप इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।